अच्छा जी, नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक है इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज। ठीक है, सबसे पहले इसका भी केस बताया गया है कि एक प्री मेच्योर 7 मंथ जेस्टेशनल एज इन्फेंट प्रेजेंटेड विथ पेलार। ठीक है, उसको पेलार है, लेथार्जी एंड सीजर्स। एग्जामिनेशन पे जो उसका फंटानल है वो बल्ज कर रहा है। ठीक है, उसको पेलार भी है, लेथार्जी और सीजर्स भी है, तो फंटानल बल्जिंग है। और इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज वाज कंफर्म्ड ऑन क्रेनियल अल्ट्रासोनोग्राफी। ठीक है, क्रेनियल अल्ट्रासोनोग्राफी पे हमें उसमें हेमरेज मिली है इंट्रावेंट्रिकुलर। तो सबसे पहले डेफिनेशन है, इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज इज़ एन इंट्राक्रेनियल हेमरेज दैट ओरिजिनेट इन द पेरीवेंट्रिकुलर सब एपेंडाइमल जर्मिनल मैट्रिक्स विथ सब्सिक्वेंट एंट्रेंस ऑफ ब्लड इन द वेंट्रिकुलर सिस्टम। ठीक है, ये क्या होता है? ये एक इंट्राक्रेनियल हेमरेज ही होती है। इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज क्या है? इंट्राक्रेनियल हेमरेज है जो पेरी वेंट्रिकुलर सब एपेंडाइमल जर्मिनल मैट्रिक्स में ओरिजिनेट करती है। सब एपेंडाइमल जर्मिनल मैट्रिक्स क्या होता है? ये असल में एक फीटल स्पेसिफिक एरिया होता है ब्रेन का, जहाँ पर न्यूरोब्लास्ट और ग्लायोब्लास्ट जनरेट होते हैं और माइग्रेट करते हैं, जाके ब्रेन कॉर्टेक्स बनाते हैं। ठीक है, एक एरिया होता है जहाँ से ये माइग्रेट करके फिर जाके ब्रेन कॉर्टेक्स बनाएंगे। तो इस एरिया में जो है ना ये एक्चुअली हेमरेज हो रही है विथ सब्सिक्वेंट एंट्रेंस ऑफ ब्लड इन द वेंट्रिकुलर सिस्टम। फिर वेंट्रिकल्स में वो ब्लड जा रहा है। तो एक होता है अर्ली इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज, दूसरी लेट होती है। अर्ली जो है डिफाइन हुई है कि इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज विद इन द 72 आवर्स आफ्टर बर्थ। ठीक है, बर्थ के 72 आवर्स के बाद जो होगी वो अर्ली होगी, और लेट वाली आफ्टर द 72 आवर्स ऑफ लाइफ। ठीक है, बर्थ होगी और उसके आफ्टर द 72 आवर्स ऑफ लाइफ जो है उसको लेट इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज कहेंगे। विद इन द 72 आवर्स हो तो अर्ली, 72 के बाद हो तो लेट। इंसिडेंस देखिए, इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज का इंसिडेंस और सीवियरिटी जो है वो जेस्टेशनल एज से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी जितनी ज़्यादा जेस्टेशनल एज होगी, टर्म होगा, तो उतना कम चांसेस है इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज का। ओवरऑल जो इसका इंसिडेंस है वो 20% है इन द इन्फेंट्स वेइंग लेस दैन 1500 ग्राम एट बर्थ। ठीक है, जो प्री मेच्योर होते हैं 1500 ग्राम से कम वेट वाले जो बच्चे होते हैं उनमें इसका इंसिडेंस 20% है। और इसके अलावा रिस्क पीरियड इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज का इज़ ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 to 4 पोस्ट नेटल डेज। ठीक है, पोस्ट नेटली पहले 3 से 4 दिनों के बाद जो है इसका इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज होता है। पैथोजेनेसिस कैसी है? असल में एक्चुअली होता क्या है इसमें, जो जर्मिनल मैट्रिक्स है ये एक वीकली सपोर्टेड एंड हाईली वास्कुलराइज्ड एरिया है। इसको इतनी सपोर्ट नहीं होती, वीक सपोर्ट होती है, लेकिन वास्कुलैरिटी इसकी ज़्यादा होती है जर्मिनल मैट्रिक्स की, हाईली वास्कुलराइज्ड है। ठीक है, तो ये होता कहाँ पर है? लोकेशन इसकी देखिए, बिटवीन द कॉर्डेट न्यूक्लियस एंड थैलेमस। कॉर्डेट न्यूक्लियस के और थैलेमस के दरमियान ये जर्मिनल मैट्रिक्स पड़ा हुआ होता है। अब इसमें जो ब्लड वेसल इस एरिया को रिप्रेजेंट करती हैं वो होती हैं वाटरशेड जोन रिप्रेजेंट करती हैं, और प्रोन होती है टू हाइपोक्सिक इस्कीमिक इंजरी। वाटरशेड जोन हमें पता है वो एरिया जहाँ पर ब्लड सप्लाई 2 सेपरेट आर्टरीज सप्लाई करती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ब्रेन और इंटेस्टाइन में जो मतलब 2 सेपरेट आर्टरी सप्लाई करती है, तो जो है ये मतलब रिड्यूस ब्लड फ्लो में ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं। ठीक है, वल्नरेबल होते हैं ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रिड्यूस ब्लड फ्लो, तो उनको हम वाटरशेड जोन कहते हैं। तो एक्चुअली जर्मिनल मैट्रिक्स जो है कॉर्डेट न्यूक्लियस और थैलेमस के दरमियान पड़ा हुआ है, तो इसकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं ये रिप्रेजेंट करती हैं वाटरशेड जोन। तो इसीलिए वो प्रोन होती हैं हाइपोक्सिक इस्कीमिक इंजरी के। तो ये वेसल्स इरेगुलर होती हैं और प्रोन होती हैं टू रप्चर इन द बेबीज़ लेस दैन 1500 ग्राम वेट एंड लेस दैन 34 वीक ऑफ जेस्टेशन। यानी जो प्री मेच्योर है 1500 ग्राम से कम वेट वाला बच्चा है या 34 वीक ऑफ जेस्टेशन से पहले पैदा, ठीक है, तो रप्चर हो सकती है। अब अगर सेरेब्रल ब्लड फ्लो में फ्लक्चुएशंस आती हैं तो ये इसमें जो है ना प्ले करती हैं एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट रोल इन द सिक प्री मेच्योर इन्फेंट्स। ठीक है, जो सिक प्री मेच्योर इन्फेंट्स होते हैं उनमें अगर उनका सेरेब्रल ब्लड फ्लो इम्पेयर होता है या फ्लक्चुएट करता है तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये रोल प्ले करता है इसमें। अचानक से सडन राइज इन द सिस्टेमिक ब्लड प्रेशर में रिजल्ट इन इंक्रीज इन द सेरेब्रल सर्कुलेशन। यानी फ्लक्चुएशन हो रही है ना, अगर फ्लक्चुएशन होगी अचानक से किसी पॉइंट पे ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, सिस्टेमिक प्रेशर ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है सडनली,
तो उससे सेरेब्रल सर्कुलेशन ज़्यादा होगी, तो उससे ये जो जर्मिनल मैट्रिक्स की नाजुक वेसल्स हैं ये रप्चर कर जाएंगी, ठीक है, क्योंकि ये वेसल्स इरेगुलर हैं प्रीमेच्योर बेबीज़ की, तो वो रप्चर कर जाएंगी जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ा, ठीक है, जर्मिनल मैट्रिक्स की वेसल्स रप्चर हुई। डिक्रीज़ इन द सेरेब्रल ब्लड फ्लो, अगर बढ़ेगा ब्लड प्रेशर तो ऐसे होगा, लेकिन अगर ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ होगा तो उससे इस्कीमिक इंजरी होगी इन द टू द जर्मिनल मैट्रिक्स वेसल्स विच रप्चर ऑन रीपरफ्यूजन, ठीक है, ब्लड फ्लो कम होगा तो जर्मिनल मैट्रिक्स को क्या होगा, इस्कीमिक इंजरी होगी जो कि रप्चर कर जाएगा ऑन रीपरफ्यूजन, ठीक है। इस्कीमिक इंजरी जब होगी ना जर्मिनल मैट्रिक्स को, तो जब दोबारा वहाँ पे ब्लड फ्लो रीस्टोर होगा, रीपरफ्यूजन होगी, तो वो वेसल्स रप्चर कर जाएंगी, ठीक है। बहुत इजी से इसकी है पैथोजेनेसिस, कि हमने डिस्कस किया कि जर्मिनल मैट्रिक्स एक एरिया होता है जो बहुत ज़्यादा हाईली वास्कुलराइज्ड होता है, लेकिन उसकी वीकली सपोर्टेड है, कॉर्डेड न्यूक्लियस और थैलेमस के दरमियान होता है, ये वाटरशेड जोन होता है। यहाँ पर अगर प्रीमेच्योर बेबी है 1500 से कम ग्राम वेट वाला या 34 वीक जेस्टेशन से कम वाला, तो प्रीमेच्योर की जो यहाँ पर वेसल्स होंगी इस एरिया में वो इरेगुलर होती हैं। तो जब भी अगर ब्लड में फ्लक्चुएशंस होंगी, ब्लड प्रेशर हाई होगा या लो होगा, जब हाई होगा तो ये वेसल्स जो हैं ये क्या करेंगी कि रप्चर हो जाएंगी जर्मिनल मैट्रिक्स में, ब्लीडिंग होगी वहाँ पे, ठीक है। लेकिन जब डिक्रीज़ ब्लड फ्लो होगा, कम होगा ब्लड प्रेशर, ब्लड फ्लो कम होगा, तो फिर वहाँ इस्कीमिक इंजरी होगी। इस्कीमिक जब इंजरी हो जाती है एक बार, तो जब दोबारा रीपरफ्यूजन होगी तो उसमें जो है वेसल्स रप्चर कर जाएगी रीपरफ्यूजन पे, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो है क्लासिफिकेशन की गई है, सिवियरिटी ऑफ हेमरेज may be defined on the cranial ultrasonography by the location and degree of bleeding and ventricular dilation, ठीक है। कितनी जो सीवियरिटी है उसको हमने क्रेनियल अल्ट्रासाउंड पे हम देखते हैं ना, उसकी बेसिस पे क्रेनियल अल्ट्रासाउंड पे हमने कौन सी जगह पर, कौन सी लोकेशन पर ब्लीडिंग हुई और कितनी डिग्री की ब्लीडिंग हुई है और कितना वेंट्रिकल डायलेट हुआ है, उस पर हमने क्लासीफाई किया है। तो ये देखिए टेबल बना हुआ है, ग्रेडिंग द सीवियरिटी ऑफ इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज विथ अल्ट्रासाउंड स्कैन। इसमें है ग्रेड 1, 2, 3, 4। ग्रेड 1 क्या होता है कि जर्मिनल मैट्रिक्स में हेमरेज होगी, ठीक है, जबकि ग्रेड 2 क्या है, इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज है लेकिन उसमें अभी वेंट्रिकल डायलेट नहीं हुआ, नो वेंट्रिकुलर डायलेशन, सिर्फ इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज हुई, ठीक है। 1 ग्रेड में था सिर्फ जर्मिनल मैट्रिक्स में जो है ब्लीडिंग हुई है, ग्रेड 2 में इंट्रावेंट्रिकुलर हुई है बट नो डायलेशन, ग्रेड 3 में इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज भी है, डायलेशन भी है, एंड ग्रेड 4 में इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज होगी विथ पैरेन्काइमल इन्वॉल्वमेंट। अब जो है ब्रेन पैरेन्काइमा भी इन्वॉल्व हो गया है, ठीक है। ये सिवियरिटी की ग्रेडिंग है, तो ये टेबल आपने जहन में रखना है। अब जो है कुछ रिस्क फैक्टर्स आते हैं इसके, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम प्रीमेच्योरिटी हो तो ये एक रिस्क फैक्टर है। प्रोलॉन्ग्ड एंड डिफ़िकल्ट लेबर, ठीक है, लेबर जो है प्रोलॉन्ग हो गया है, डिफ़िकल्ट लेबर है, तो ये भी एक रिस्क फैक्टर पोज करता है फॉर इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज, ठीक है, क्योंकि एक तरह से एक्सट्रीम प्रीमेच्योरिटी भी जो है प्रीमेच्योर तो मेन रिस्क फैक्टर था, ठीक है। इसी तरह बर्थ है, एस्फिक्सिया, विगरस रिससिटेशन एट बर्थ, ठीक है, बर्थ के टाइम पर बहुत ज़्यादा अगर विगरस रिससिटेशन की गई है तो उससे भी चांसेस होते हैं IVH के। वेंटिलेटेड प्रीटर्म इन्फेंट, जिनको वेंटिलेशन दी गई हो। इसी तरह न्यूमोथोरैक्स भी एक रिस्क फैक्टर है, ठीक है, IVH का। सीजर्स की वजह से सडन एलिवेशन जब हो जाए, आर्टीरियल ब्लड प्रेशर सडनली जो है एलिवेट हो, तो उसमें क्यों, क्योंकि उसमें रैपिडली वॉल्यूम एक्सपेंशन होती है, और इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द हाइपरटोनिक फ्लूइड्स लाइक सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, इस तरह की फ्लूइड जो है हाइपरटोनिक फ्लूइड्स देने से, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, तो उनसे भी जो है सडनली जो है ब्लड प्रेशर एलिवेट होता है और इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज का रिस्क होता है। इसी तरह हाइपोथर्मिया, एसिडोसिस, डिस्टर्बेंस ऑफ द हीमोस्टेसिस, ठीक है, हाइपोथर्मिया में एसिडोसिस और डिस्टर्बेंस ऑफ हीमोस्टेसिस में भी जो है वो इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज होगी। तो नेक्स्ट अब हम आते हैं क्लिनिकल फाइंडिंग्स पे कि चाइल्ड आपके पास किस तरह से प्रेजेंट करेगा। इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज जो है टोटली एसिम्प्टोमेटिक हो सकती है, स्पेशली अगर वो ग्रेड 1 की है या 2 की है। 1 क्या था, सिर्फ जर्मिनल मैट्रिक्स में हेमरेज हुई है, ग्रेड 2 क्या था,
इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज तो ही है लेकिन विदाउट वेंट्रिकल डायलेशन। अगर ये 2 ग्रेड है तो फिर ये सिम्टमेटिक ही रहेगा, ठीक है। या फिर पेशेंट को सिर्फ सटल सिम्टम्स हो सकते हैं। कैसे सटल सिम्टम, यानी उसका जो है हेमेटोक्रिट जो है वो ड्रॉप कर जाएगा, हेमेटोक्रिट लेवल ड्रॉप कर जाएगा एंड वालेकुम अस्सलाम, ठीक है। हेमेटोक्रिट जो है सडनली ड्रॉप हो जाएगा। इसी तरह एपनिया भी एक क्लिनिकल फाइंडिंग है। बच्चे को ब्रेडीकार्डिया होगा, एसिडोसिस होगी, कुटेनियस मॉटलिंग स्किन पर, ठीक है, सीजर्स होंगे और मसल टोन जो है वो उसका चेंज होगा, या फिर उसका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी या तो आपको उसका मोरो रिफ्लेक्स एब्सेंट मिलेगा इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज वाले बच्चे में, या वो सक सही से नहीं करेगा, फीड नहीं करेगा, या हाई पिच क्राई होगी, ठीक है, क्योंकि इंट्रासेरेब्रल हेमरेज बढ़ने वाले भी फीचर्स हैं, ठीक है। तो ये सटल सिम्टम हो सकते हैं। सडन ड्रॉप हो गया हेमेटोक्रिट, एपनिया, ब्रेडीकार्डिया, एसिडोसिस, कुटेनियस मॉटलिंग, सीजर्स एंड चेंज इन द मसल टोन या लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। दूसरा, अगर लार्ज इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज है, ज़्यादा हो गई है, तो उसमें ना अचानक से रैपिड ऑनसेट ऑफ कोमा हो सकता है, सीजर्स हो सकते हैं, बल्जिंग फंटानेल मिलेगा हमें, ठीक है, फंटानेल बल्ज करेगा क्योंकि ज़्यादा हेमरेज हो गई है। डेसिब्रेट पोस्चरिंग, पोस्चर जो है डेसिब्रेट, प्यूपिल्स फिक्स्ड टू लाइट और रेस्पिरेटरी इरेगुलरिटीज़ मिलेंगी हमें, ठीक है। तो ये लार्ज इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज की फाइंडिंग है। अप टू 50% हेमरेज जो है बिफोर द 24 आवर्स ऑफ एज होंगी, ठीक है, 24 घंटों से पहले हो जाती हैं 50%, ज़्यादातर यानी आधी। एंड अबाउट ऑल ऑफ देम अकर बाय द 4th डे, और उसमें भी सारी जो है वो 4th डे पर होंगी, ठीक है। जब बेबी बॉर्न हुआ है उसके 4th डे पे ज़्यादातर इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज होती है। तो अब इसमें हमारी डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या हो सकती है इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज वाले केस में? या तो ये सेरेब्रल एडिमा का केस हो सकता है ड्यू टू बर्थ एस्फिक्सिया बच्चे को, ठीक है। इसी तरह या ये सेप्सिस हो सकती है, मेनिंजाइटिस, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है, ठीक है, क्योंकि देखिए सीजर्स भी पड़ रहे हैं और जो सिम्टम्स हो रहे हैं उसमें हम ये भी डायग्नोस कर सकते हैं, ठीक है। तो अब डायग्नोसिस बनाने के से हम कैसे कंफर्म करेंगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें जो है प्रोसीजर ऑफ चॉइस फॉर द डायग्नोसिस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज, उसमें हमारे पास आ जाता है अल्ट्रासोनोग्राफी। और ये सारे इन्फेंट्स में हम करते हैं जिनका 100 ग्राम से बर्थ वेट कम होता है, पहले 72 आवर्स में हमने करनी होती है लाजमी, ठीक है। अल्ट्रासोनोग्राफी जो है इसमें चॉइस ऑफ डायग्नोसिस होती है और क्लासिफिकेशन ऑफ इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज। तो कंप्लीट ब्लड काउंट, सीबीसी, हीमोग्लोबिन, सेप्टिक स्क्रीन या ब्लीडिंग प्रोफाइल भी हम करेंगे इफ़ इंडिकेटेड। अब मैनेजमेंट कैसे है इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज की? जनरल सपोर्टिव केयर हमने देनी होती है टू मेंटेन दी नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम एंड स्टेबल एसिड बेस स्टेटस, ठीक है। उसके लिए हम जनरल सपोर्टिव केयर देंगे और वेंटिलेशन हम करेंगे फॉर एपनिया के लिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन शॉक के लिए और एंटी कन्वर्जन ड्रग्स देंगे फॉर सीजर्स। याद रखिएगा हमने फ्लक्चुएशंस को अवॉइड करना है ऑफ द आर्टीरियल एंड द वीनस ब्लड प्रेशर्स, जिसमें फ्लक्चुएशंस ना हो। सीरियल अल्ट्रासोनोग्राफी या सीटी स्कैन करते हैं टू डिटेक्ट एंड देन टू मैनेज द हाइड्रोसेफेलस, ठीक है। सीरियली अल्ट्रासाउंड और सीटी करेंगे हम फिर डिटेक्ट करने के लिए भी और हाइड्रोसेफेलस को मैनेज करने के लिए। पहले इनिशियल हमने फॉलोअप स्कैन करना होता है 1 to 2 वीक आफ्टर द इनिशियल स्कैन। पहले इनिशियल स्कैन किया, उसके 1 से 2 हफ्तों के बाद हमने फॉलोअप स्कैन करना होता है। इन्फेंट्स जिनको इंट्रावेंट्रिकुलर, अब वो इन्फेंट्स जिनको इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज होता है और वेंट्रिकुलर इनलार्जमेंट हो जाती है तो उनको हम हर 7 से 10 दिनों के बाद जो है फॉलो करेंगे, जब तक कि उसकी वेंट्रिकुलर इनलार्जमेंट स्टेबलाइज नहीं हो जाती या फिर वो डिक्रीज़ नहीं हो जाता उसका वो इनलार्जमेंट, तो तब तक हमने उसको फॉलोअप पे रखना होता है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कॉम्प्लिकेशंस पे। तो कॉम्प्लिकेशंस में याद रखिएगा कि एक तो इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज हुई है उससे हाइड्रोसेफेलस हो सकता है, ठीक है, एपिलेप्सी हो सकता है, माइक्रोसेफेली, इरिवर्सिबल ब्रेन डैमेज होगा, इरिवर्सिबल, और इसके अलावा शॉक एंड डेथ हो सकती है, ठीक है। तो लास्ट में इसकी प्रोग्नोसिस है। प्रोग्नोसिस याद रखिएगा कि इसमें डेथ नहीं होती एज अ रिज़ल्ट ऑफ ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 हेमरेज, उसमें कोई डेथ नहीं होती, लेकिन जो ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4 हेमरेज है उसमें 10 to 20% मोर्टेलिटी है, ठीक है। ग्रेड 3 एंड 4
को हम क्या कहते हैं, 3 में वेंट्रिकल्स जो हैं वो डायलेट हो जाते हैं और 4 में इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज के साथ पैरेन्काइमल इन्वॉल्वमेंट भी होती है। ठीक है, तो उन दोनों में जो 3 और 4 था उनमें 10 to 20% मोर्टेलिटी रेट है। लास्ट है कि पोस्ट हेमरेजिक हाइड्रोसेफेलस, हेमरेज के बाद जो हाइड्रोसेफेलस है वो रेयरली देखा गया है ग्रेड 1 हेमरेज, उसमें नहीं होगा। ग्रेड 1 में मतलब मुश्किल ही है कि पोस्ट हेमरेजिक हाइड्रोसेफेलस हो। बाकी लेकिन वो 58 to 47% जो है ग्रेड 2 से लेके 4 तक, 2, 3, 4 इन तीनों में जो है इतने चांसेस देखे गए हैं कि पोस्ट हेमरेजिक हाइड्रोसेफेलस हो जाए। ठीक है, ये जो कॉम्प्लिकेशन हो रही थी इसके चांसेस हैं 44 to 87%। सही, दैट्स इट। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो से इंशाल्लाह हम अगला टॉपिक एपनिया स्टार्ट